नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 29 और 30 मई को है प्रस्तावित कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, तैयारियां जोरों पर। उत्तराखंड में कांग्रेस शुरू करेगी 2027 का चुनावी अभियान। मई के आखिरी में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित। गढ़वाल से अल्मोड़ा तक करेंगे रैलियां। सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने का विरोध। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने योगी के बयान का किया समर्थन। कहा, लोगों को होती है परेशानी। ऋषिकेश से रवाना हुआ हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था। पंच प्यारों के साथ 19 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे श्रद्धालु। 23 मई को खुलेंगे कपाट। और देहरादून, हरिद्वार समेत 6 जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट। 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। उत्तराखंड में मिशन 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के लगातार दौरों के बाद अब कांग्रेस भी बड़े चुनावी दांव की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इस महीने के आखिर या अगले महीने के पहले सप्ताह में उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। पार्टी गढ़वाल और अल्मोड़ा के मंडल में जनसभाओं के जरिए चुनावी शंखनाद करने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि राहुल गांधी का ये दौरा संगठन में नई ऊर्जा भरने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक अभियान का जवाब भी बनेगा। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की गढ़वाल और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। भाजपा महिला मोर्चा ने भी स्वागत की विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस पर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर योजना बैठकें लगातार चल रही। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्ग में पड़ने वाले सभी मंडलों में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बूथ स्तर पर उनका भव्य स्वागत और कार्यक्रम स्थल पर विशेष स्वागत किया जाएगा। स्वागत में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारी मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश करेंगे, अपना व्रत उनको पेश करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही। आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों के बीच अब पार्टी नेता राहुल गांधी के संभावित उत्तराखंड के दौरे को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी और कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे प्रस्तावित हैं और जून के पहले सप्ताह में कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। उन्होंने इस पर बताया कि राहुल गांधी के कार्यालय से भी उत्तराखंड आने की इच्छा जताई गई, जिसको लेकर बातचीत लगातार जारी है।
दौरे की बातचीत चल रही है, अभी फिलहाल तय नहीं है कि कहाँ पर होगा, लेकिन उत्तराखंड में 1-2 दिन दौरे की बात चल रही है। उनका भी दौरा कार्यक्रम उनका भी तय है, वो जून के फर्स्ट वीक में तय है। और इस बीच हमें राहुल गांधी जी के कार्यालय से ये भी पता चला है कि वो भी आना चाहते हैं, तो उस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित अजय बेटूजा हत्याकांड का देहरादून पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात शूटर और हिस्ट्री शीटर राजन उर्फ जेकी को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य वजह था। एसएसपी ने बताया कि मृतक के सौतेले भाई ने आरोपी राजन उर्फ जेकी को अपने भाई की हत्या की सुपारी दी थी। आरोपी ने अपनी प्रेमिका और अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई गई थी। मैं इसको क्योंकि कंक्रीट एविडेंस ना हो पाने के कारण ये सुसाइड की ओर भी पूर्व में एक आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन इसमें आईओ के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य किया गया। सभी जितने भी घटनाक्रम के दौरान जो भी लोग इसमें सम्मिलित थे, सभी से फिर दोबारा से पूछताछ की गई। जो वहाँ पर मौके पर गवाह थे जिनके द्वारा इन लोगों को देखा गया, और अमित भटिया जो उस समय लगातार इसमें की कर रहा था, उससे भी जब इस संबंध में जब बातें हुई, पता लगा, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चली गई। और फिर ये क्योंकि हत्या का मामला था, उसी पर पुलिस के द्वारा अच्छे साक्ष्य को एकत्रित करते हुए इसमें इनकी अरेस्ट की गई। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार गुरुवार को तहसील चंपावत अंतर्गत पटवारी क्षेत्र के ग्राम कनल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कृषक सुभाष तड़ागी के खेत में गेहूं की फसल का क्रॉप कटिंग प्रयोग कराया। इस दौरान डीएम खुद खेत में उतर आए और महिला कृषकों के साथ गेहूं की कटाई की है। खेत में काम कर रही महिला किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिए और कहा कि महिला किसानों को कृषि कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए पावर टिलर सहित आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएं, जिससे खेती को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने की सख्त चेतावनी का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। शम्स ने इस पर कहा कि सीएम योगी का बयान पूरे तरीके से धर्म सम्मत है और इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। शम्स ने इस पर कहा कि इबादत के भी नियम होते हैं, इसे हक्कुल इबादत कहते हैं। गंदी सड़क पर नमाज पढ़ने से अगर एम्बुलेंस रुकती है या लोगों को परेशानी होती है तो नमाज कबूल नहीं होती, उसका उल्टा गुनाह मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है, वो पहले भी दे चुके हैं। और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं, और वो भी नमाज जैसी चीज पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं, और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो जाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छा मुसलमान के नाते हम तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं। और अब उत्तराखंड के अंदर तो आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में उल्टी, दस्त और चक्कर आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अस्पताल की इमरजेंसी में रोजाना डिहाइड्रेशन के 25 से 30 मरीज आ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से दोपहर 12 बजे के समय घर से बाहर न निकलने, अधिक पानी पीने की सलाह दी है। जो भी मरीज आते थे उल्टी, दस्त, चक्कर आने के, ऐसे मरीज की बढ़ोतरी हुई है अभी जब से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है।
तो इसमें हम जो भी मरीज आ रहे हैं उनको मतलब हम सलाह यही दे रहे हैं कि 12 से 3 बजे का टाइम जो होता है पीक समय होता है, उस समय ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकले, ठीक है। ओरल पानी जितना पी सके उतना पिए, ORS ले, नारियल पानी ले, ये सब हमको सलाह दे रहे हैं। मतलब साथ में प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसा कोई भी गंभीर मरीज ऐसा नहीं है जिसको एडमिट करना पड़ा। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज में 2 बाघों की संदिग्ध मौत के बाद वन विभाग से लेकर शासन स्तर तक हलचल तेज हो गई है। सज्जनपुर बीट में एक के बाद एक 2 बाघों के शव मिलने से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली है। वन मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ खिलाकर बाघों को मारने की आशंका जताई जा रही। वन विभाग अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुका है, जबकि 3 अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। दूसरे बहुत जघन्य अपराध है और ये इसमें अभी जांच चली रही है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, दूसरे की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की संभावना है और इसमें जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसी विभागीय कर्मचारी का भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और निश्चित रूप से इसमें एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जहाँ तक दोनों टाइगर्स को मारने में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनमें कानून अपना काम करेगा और जिस तक हमारा काम रहेगा कि सख्त से सख्त पैरवी करके ऐसे जघन्य अपराध पर लोगों को सजा दिलाई जा सके। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार,
अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगलों की आग लगातार विकराल होती जा रही। उत्तरकाशी से चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी तक कई वन क्षेत्र धधक रहे। उत्तरकाशी में जंगलों की आग पर धुआं जो फैल रहा है, अल्मोड़ा में आग घरों के नजदीक पहुंच गई है, जबकि चमोली के बिरही क्षेत्र में आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की खाई में गिरने से मौत हो गई है। वहीं टिहरी के कीर्तिनगर क्षेत्र में घर की ओर बढ़ रही आग बुझाने गई एक महिला जिंदा जल गई। दूसरी ओर चमोली के नारायण बगड़ क्षेत्र में भीषण वनाग्नि की वजह से हजारों शिशु पौधे जलकर राख हो गए। तेज गर्मी और हवाओं के कारण आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है, जिससे प्रशासन और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज अपने पूर्व निर्धारित संकल्प के अनुसार मोटरसाइकिल से विधानसभा अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय आने जाने का उनका निर्णय केवल व्यक्तिगत पहल नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदार संदेश है। मंत्री खन्ना ने इस पर कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सामान्य नहीं है और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारत के द्वारा जो आपसी संवाद और शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे, लेकिन परिस्थितियां अभी पूरे तरीके से सामान्य नहीं हो पाई हैं। सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बुधवार से शुरू हो गई। ऋषिकेश के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब से पहला जत्था पंच प्यारों की अगुवाई से रवाना हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने श्रद्धालुओं को रवाना किया। संगत ने जो बोले सोनिहाल के जयकारों के बीच इस यात्रा को शुरू किया है। इस बार हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, यानी कि पहला जत्था 3 दिन की यात्रा के बाद धाम तक पहुंच जाएगा। इस यात्रा के दौरान संगत सड़क मार्ग से गोविंद घाट पहुंचेगी और वहां से घांघरिया होते हुए करीब 19 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई पूरी करके हेमकुंड साहिब पहुंचेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के आसपास नेपाली मूल के निवासियों की ओर से सरकारी और वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि नेपाली मूल के लोग किस नीति के तहत भारत में रह रहे और उनके द्वारा जमीन खरीद की प्रक्रिया क्या है। सरकार को 3 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। इस सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश करके ये बताया गया कि 1950 की व्यवस्था के तहत भारतीय नेपाल में और नेपाली भारत में रहकर और रोजगार कर सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए जमीन खरीद और नियमों के अनुपालन पर सवाल उठाए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के सालभूजी और अन्य गांव का रास्ता वन विभाग की ओर से बंद किए जाने को गलत ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए ये निर्णय सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया कि वन विभाग को ग्रामीणों का रास्ता बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये निर्णय याचिकाकर्ता नरेश कुमार और अन्य के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन भी किया है। इस रिकॉर्ड से ये सत्यापित हुआ है कि ये रास्ता सदियों से एक आम रास्ता था। विकासनगर में भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर हालात बद से बदतर हो गए हैं। नगरपालिका क्षेत्र के कई वार्डों में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट गहराया हुआ है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। करीब 533 करोड़ की सीवरेज और पेयजल योजना जमीन पर चल रही, लेकिन यही विकास कार्य अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। खुदाई के दौरान जेसीबी मशीनों ने कई जगह पर पुरानी पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे दर्जनों घरों में पानी की सप्लाई पूरे तरीके से ठप हो गई है। वाटर लाइन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। होता तो ये था कि सीवरेज का काम हमेशा जो है पेयजल निगम द्वारा किया जाता था और पानी का काम जो है जल संस्थान द्वारा किया जाता था। सड़कों का काम जो है, छोटी सड़कों का काम नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर पालिका द्वारा किया जाता, बड़ी सड़कें हैं तो वो पीडब्ल्यूडी द्वारा। अब ये कंपनी ये इमीएस कंपनी करके है, ये न जाने कहाँ से ये आ गई है। इन्होंने पूरे विकास नगर में अपने काम को बिखेर दिया है। चारों तरफ जो है लाइनें इन्होंने तोड़ रखी है। आज ही इनको बुलाया गया था तो इन्होंने आज अर्बन डिपार्टमेंट भी जो कार्यदायी संस्था है इस कंपनी की, उनको भी और जल संस्थान वालों को भी बुलाया गया था। तो इन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर हम पानी की व्यवस्था ठीक कर दें। विकास नगर में बहुत बड़ी समस्या पानी की जो है खड़ी हो गई। कई क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, वहाँ के लोग पानी के कारण तरसते हैं। और जब उस संबंध में उप खंड अधिकारी जो पेयजल है हमारे विकास नगर के जयपाल सिंह चौहान से बात करते हैं तो वो उनका कहना है कि हमारे पास अभी समय नहीं है। अगर वो दफ्तर में बैठकर अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्र में जाएं और जहाँ जहाँ पानी की समस्या उनका निराकरण करें। इसी को लेकर कई लोगों ने कई बार शिकायत की, मगर वो जो है अपने दफ्तर में बैठकर वह कहते हैं कि हम जो है अपने आकाओं के कहने पर ही काम करते हैं, वैसे हम जनता का काम नहीं करते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।